हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर। तो हम बात करेंगे आज एनएफसी के आईटीआई इलेक्ट्रिकल के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस आंसर्स, जो उसमें आए थे क्वेश्चंस उनके आंसर्स। और हम साथ ही बात करेंगे उन कैंडिडेट के बारे में जिनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्या क्या डाउट चल रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैं उन सब क्वेश्चन और डाउट की आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, किसी तरंग की तीसरी हार्मोनिक आवृत्ति मुख्य आवृत्ति की कितने गुना होती है? तो पहली बात दोस्तों, ये मुख्य आवृत्ति थी। इसी को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट हार्मोनिक। और ये होती है जो सबसे लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक। इसको इंग्लिश में रहने दो, इंग्लिश में ठीक है। लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को अपन फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था कि थर्ड हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक होती है वो तो ही मतलब फंडामेंटल वाली ही होती है। जो सेकंड होती है वो फंडामेंटल इंटू 2 हो जाती है दोस्तों, मतलब इसकी 2 गुनी हो जाती है। जो थर्ड होती है वो 3 इंटू फंडामेंटल हो जाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड हार्मोनिक किसके होगी दोस्तों? 3 गुना होगी फंडामेंटल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। किसी परिपथ में धारा 50% कम कर दी जाती है, तब पावर खपत क्या होगी? धारा कम करिए दोस्तों, आई कम करिए 50%, मतलब आधी कर दिए। पावर खपत मतलब पावर कंजप्शंस निकालनी है अपन को। तो हमारा पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है P बराबर I²R। परिपथ वही का वही है, तो R क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट हो गया ना। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया दोस्तों? I² हो गया। अब दोस्तों देखो, अभी हमारी I कितनी है? वो I ही है। हमारे पास फर्स्ट में धारा इतनी है, फिर हमने क्या करा? I1 हमने 50% कर दी, आधी कर दी, तो हमारी धारा क्या होगी? I/2। आधी मतलब 1/2 होगी। तो हमारी फर्स्ट के हिसाब से तो P प्रोपोर्शनल टू I² है ही सही। बाकी जब आधी हो गई है तो P प्रोपोर्शनल टू I/2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो P क्या है? P प्रोपोर्शनल टू I²/4। तो पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 25% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या ऑप्शन में क्या दिया? 50% कम। अपने पास रह कितना गया है? रहा तो है 25%, बाकी इसके ऑप्शन के हिसाब से कम कितना हुआ है? 75% कम हुआ है, क्योंकि हमारे पास पहले कितना था? 100% था। ये था 100%, उसके बाद 25% रह गया ये, तो कमी कितने की आई है? 75% की। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने इस हिसाब से जमाए हैं। क्वेश्चन सीरियल वाइज नहीं जमाए मैंने, इनको अलग से जमाए ताकि सेम क्वेश्चन साथ में आ जाए तो आपको समझने में आसानी रहे। ये अगला क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। वोल्टेज का मान 50% कर दिया। इस बार दोस्तों वोल्टेज कम कर दिया। तो पहले हमारा फॉर्मूला था I²R। अब हमने क्या करा? मैं क्या करूँ? V बराबर IR होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ? I है तो R को इधर भेजूँगा तो I बराबर V/R। I का भी स्क्वायर कर दूँ तो इन दोनों का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो I² की जगह क्या रख दूँ मैं? V²/R रख देता हूँ। ठीक है, रख देता हूँ मैं V²/R स्क्वायर इंटू R। R से एक स्क्वायर किया तो P हमारे पास क्या बचा? V²/R। ठीक है दोस्तों। अब देखो, यह भी इस परिपथ तो वही रहेगा, तो R हमारा क्या हो जाएगा? नियत, यानी कि कांस्टेंट। तो P इज प्रोपोर्शनल टू V²। ठीक है दोस्तों, P इज प्रोपोर्शनल टू V² हो जाएगा। तो अब वोल्टेज कितना करा हमने? 50% करा। तो पहले वोल्टेज कितना था? V था, फुल था ना। अब V1 कितना हो गया? 50% मतलब V/2 हो गया। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से तो P बराबर V², ये हमारा 100% हो गया। दूसरे वाले के हिसाब से V/2 करें, V/2²। ठीक है, तो अब इसको करते हैं V का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया दोस्तों, 1/4 हो गया। मतलब ये भी कितना रह गया, 25% रह गया। ऑप्शन क्या है, 50% रह जाएगी, नहीं रहेगी। 75% रह जाएगी, नहीं रहेगी। 25% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 25%। यही पूछता कितनी कम हुई है, तो कम कितनी हुई है दोस्तों, 75% कम हुई है और 25% रह गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। धारा का सबसे अच्छा चालक है। धारा का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों चांदी। उसके बाद नंबर आता है कॉपर का, उसके बाद नंबर आता है गोल्ड का, उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। ये सीक्वेंस याद रख लेना दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों इस पेपर का जो लेवल आया था वो कम ही था, मतलब पेपर सिंपल था। पेपर सिंपल था, उस हिसाब से कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 2 चालक धातु समान धातु है। धातु क्या है दोस्तों, समान है। ठीक है, हमने मान लिया। लंबाई भी क्या है दोस्तों, लंबाई भी समान है। मतलब ना हमने धातु बदली है ना लंबाई बदली है, केवल परंतु चालक के व्यास से 2 गुना है। एक चालक ये रहा हमारे पास, ठीक है, और एक चालक हमारे पास ये रहा। तो मोटे वाले तार का क्या है, इसका है 20 ओम प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिरोध हमको पता नहीं है। और इसकी जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इन्होंने व्यास बोला है दोस्तों, व्यास इसका 2 गुना है। व्यास 2 गुना है तो हम इसका व्यास क्या मान लें, इसका व्यास मान लेता हूँ d है, d1। इसका व्यास हो जाएगा d2। ठीक है दोस्तों, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी r1, इसकी मान लेता हूँ r2। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखता हूँ इसके हिसाब से फॉर्मूला। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a। अब देखो दोस्तों, रो मतलब प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता डिपेंड करती है धातु की प्रकृति पर, तो धातु की प्रकृति समान है तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। लंबाई हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि लंबाई भी क्या है, समान। तो डिफरेंस किसका है, केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। तो R = 1/a आ गया। अब दोस्तों देखो 1/a तो आ गया, पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये क्या होता है, एक वृत्त की तरह होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = 1/4π²। ए का फॉर्मूला हो गया। पाई आपको पता है दोस्तों क्या होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई कांस्टेंट हो गया, तो R ओनली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है दोस्तों, अब हम R1 R2 इनका रख के देख लेते हैं। इसके हिसाब से रखते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से रखते हैं, इसके हिसाब से रखें। अब बताओ किसके हिसाब से, इसका 20 ओम दिया हुआ है। तो अब आप देखते हैं इसका है R1 और इसका R1 है। तो इसका R1 के हिसाब से क्या, R1 = 1/r1², और ये क्या हो जाएगी R2 = 1/r2²। अब क्या करते हैं, इसको और इसको लेते हैं अपन अनुपात में, तो क्या हो जाएगा R1/r2 बराबर, या इसको प्रोपोर्शनल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, R2² / R1²। यह आ गया दोस्तों। अब इससे हम हमारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इतना सब कुछ समझाने का मतलब यही था ताकि आप डीपली जा करके, आप अगर भूल भी जाएं डायरेक्ट फॉर्मूला ये, तो आप इसको पूरी तरीके से निकाल सकें, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम होता है एग्ज़ाम के अंदर। मैंने खुद ने दिया एग्ज़ाम, तो मुझे पता है 2 घंटे बहुत होते हैं अपने लिए। तो R1 हमको पता नहीं है, R2 हमको पता है 20 है, R2² R1²। अब देखो यहाँ दोस्तों, इन्होंने एक चीज़ दी हुई है कि एक चालक का व्यास दूसरे से 2 गुना है। मतलब इसका मैं अगर R1 R2 की जगह, अब देख R2 क्या हो जाएगा, इस मोटे वाले का मालूम है R है, तो इसका क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये क्या है, आधा है। तो मैं इसके अंदर पुट कर दूँ, R2 की जगह तो केवल R² लिख देता हूँ। इसकी जगह क्या हो जाएगा R/2²। ठीक है दोस्तों, R/2² हो गया। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ R1/20, R2 का R2, R2² का R² हो गया, R² 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसको जब सोल्व करते हैं तो ये ऊपर जाता है, तो हमारे पास आगे क्या आएगा R1/20 R2 × 4/R2।
आर स्क्वायर इंटू 4 अपन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, R1 20 इक्वल्स टू 4। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, 80 ओम। 80 ओम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध होता है। और थोड़ा सा आप यहीं से हिंट भी लगा लेना कि जब मोटे तार का 20 ओम है तो पतले तार का तो ज़्यादा ही आएगा उससे, तो ये तो हो नहीं सकता और ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि लंबाई बराबर है, एल बराबर है अपने पास, और हम उसका मोटाई कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो चालक समान धातु, यहाँ पर भी हमारे पास धातु है, समान है मतलब रो एल अपॉन ए फॉर्मूला है, तो हमारा रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। समान व्यास, ठीक है, इस वाले में व्यास भी समान है, मतलब व्यास समान है, डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है मतलब ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या ही व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या अगर फिक्स है, व्यास फिक्स है तो त्रिज्या फिक्स है, त्रिज्या फिक्स है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स है। तो केवल क्या है, लंबाई का, तो हमारे पास क्या बच गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल। अब देखो, मोटे तार का मोटा नहीं आएगा, यहाँ लंबा तार आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लंबे तार का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 20 ओम है। तो मैं लंबे तार को क्या बोलूँ, मैं लंबे तार को मान लेता हूँ R1 है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, और इसकी लंबाई L है, L1 है, ठीक है। और छोटा तार है, उसका प्रतिरोध मेरे को पता नहीं है, ज्ञात करना है, उसकी लंबाई मान ली मैंने L2 है। ये लंबा है, ये छोटा है। अगर अब देखो दोस्तों, ये लंबा है मतलब इसको मैं मान लेता हूँ L लंबाई है इसकी, ठीक है। तो इसका ये क्या है, आधा है, आधा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2। अब मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाता हूँ, तो R1/R2 बराबर L1/L2 हो जाएगा। देखो दोस्तों, दो चीज़ है, अगर प्रोपोर्शनल पे सीधे सामने आ रहा है तो आप R1 L1 R2 L2 ले लेना, और यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल पे 1 में आ रहा है इधर, तो आप R1 के सामने R2 लोगे, ठीक है ना, 1 के सामने 2 लोगे और 2 के सामने 1 लोगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ अपनी वैल्यू, R1 20 ओम, R2 पता नहीं है हमको, इसकी L1 कितनी होगी, L है, L2 कितनी है, R2 की क्या हो जाएगी, L2 L/2 हो जाएगी। इसको वापस ऊपर करेंगे हम, तो पता है हमको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, L इंटू 2/L, L से L कट गया, क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचा। अब देखो ये क्या हुआ, 20/R बराबर 2। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमको R की वैल्यू चाहिए, ये R यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 बराबर 2 इंटू R। और 2 को इधर भेजेंगे तो 20 की क्या चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो R बराबर 20/2, तो कितना आ गया दोस्तों, 10 ओम हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि चालक का व्यास आधा करते हैं, तो व्यास आधा करा है दोस्तों, तो हमारे पास और कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सब कुछ क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो हमारे पास सीधा केवल इफेक्ट किसका पड़ेगा, ए का। ए का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, हमने व्यास आधा करा है, ना कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो क्या होता है, ये व्यास आधा करा है मतलब त्रिज्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम मानते हैं नॉर्मल त्रिज्या कितनी, R है, ठीक है। तो हमारा R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल R, इसका पाई R स्क्वायर। नॉर्मल R त्रिज्या के हिसाब से ये हो गया, पाई यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया, तो हम कह देंगे कि 1/R², ठीक है दोस्तों। अब हमारा R, जब हमने व्यास आधा कर दिया तो हमारा R क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, तो इसको R1 कह देते हैं। ये नया R जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो R2 1/R²/4, क्योंकि R का स्क्वायर R², 2 का स्क्वायर 4, नीचे होता है तो क्या दोस्तों ऊपर आता है उल्टा होकर के, तो R2 बराबर
1 इंटू 4/r²। तो देखो अब दोस्तों R1 तो क्या है यहाँ पर 1/r² है, और R2 क्या है 4/r², मतलब R1 R2 का क्या है 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी व्यास हम आधा करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा और 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 पिकोफेरेड। 1 पिकोफेरेड होता है 10⁻⁻12। देखो दोस्तों 10⁻³ -6 -9 -12 -2, ये होता है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। ये याद रख लेना दोस्तों, सेंटी से 80 इसका m लगता है, इसका माइक्रो ये लगता है, नैनो का n लगता है, पिको का p लगता है। ये लाइन दोस्तों याद रख लेना, काम आएगी बहुत। तो हमारा 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, कर दे हमारा 9वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन ज़्यादा पावर खपत करेगा? पावर खपत, पावर कंजप्शन किस में होती है? किलोवाट आवर में। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको वाट दे रखा है, आवर दे रखा है। तो हम देखो दोस्तों, ये जो है स्टैटिक्स के 40 वाट 13 घंटे, 1 वाट 5 घंटे, 10 वाट हाफ आवर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ऑप्शंस मेरे को याद अच्छी तरीके से नहीं रह पाए अभी तक। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी होगा वैसे के वैसे ही है ना। तरीका दिखाता हूँ। मान लो 10 किलोवाट है, आधे घंटे के लिए चला है, तो पावर कंजप्शन क्या हो जाएगी इसकी? 10 वाट चला है, 1/2 आवर के लिए चला है, तो 1/2 आ गया। क्या आ गया ये? 1/2 तो आ गया, ये आया है 5 वाट आवर। ठीक है दोस्तों, ये किलोवाट आर नहीं आई है, वाट आ रहा है। ठीक है ना, किलोवाट आने के लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, पर हमारे भी हमको केवल ये देखना है कि पावर खपत किसकी ज़्यादा हो रही है, तो हम वाट आवर से भी निकाल लेंगे। ऐसे कैसे हम 40 वाले का कर लेंगे, 40 वाट का 13 घंटे चला है। ऐसे कैसे 25 वाट का 16 घंटे चला है, और 1 वाट का ये 5 घंटे चलाते हैं, तो इसका तो 5 वाट आवर इसका भी हो गया। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 400 वाट आवर हो गया ये। और यह 4 × 12 का 2 हंसी लगाया, 4 × 4 और 1 5, 520 वाट आवर हो गया। तो अभी वाट आवर किसका ज़्यादा आ रहा है? इसका। तो इसकी पावर कंजप्शन क्या हो गई? ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। एक फेज में शक्ति खपत किसके बराबर होगी? शक्ति खपत मतलब ये भी पावर से रिलेटेड है। अब देखो सिंगल फेज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीसी की। डीसी के अंदर क्या होती है? वीआई ओनली, क्योंकि ये वीआई डीसी का ही होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मतलब ऐसे वोल्टेज और करंट के अंदर कोई फेज अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड आता है सिंगल फेज हमारा। तो सिंगल फेज में क्या होता है दोस्तों? सिंगल फेज में होता है हमारा VI cos φ, क्योंकि cos φ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है और V और I के बीच में एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, तो फाई क्या है? V एंड I के बीच का कोण है दोस्तों। और √3 VL/IL cos φ, ये किसका होता है दोस्तों? 3 फेज का होता है। ठीक है, और इसका तो छोड़ो, ये तो नहीं होता है, पर अगर V फेज I फेज cos φ आता है, ये भी 3 फेज का ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। धारिता किस में नापते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धारिता नापते हैं फेरेड में, हेनरी में, ओम में तो प्रतिरोध नापते हैं, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी नापते हैं, हेनरी में प्रेरकत्व नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। 3 ओम 15 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? हमको पता है जब समानांतर में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो कम वाले से भी कम आता है। 15 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, 5 से 15 के बीच आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, 5 से ज़्यादा आएगा नहीं और 5 से कम ही आएगा। आना वैसे 3 से कम चाहिए, पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? 5 से कम। जो 3 से कम होगा वो 5 से कम भी होगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, अल्टरनेटर की रेटिंग, अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, इनकी रेटिंग हम कायम में करते हैं दोस्तों, केवीए में ही करते हैं। ठीक है दोस्तों,
ATM काय में करते हैं, KVA में करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वाट मीटर क्या नापता है? देखो दोस्तों, वोल्टेज कौन नापता है? वोल्टेज तो नापता है वोल्ट मीटर है, हमको पता है, तो ये तो होगा नहीं। करंट को कौन नापता है? अमीटर, ये भी होगा नहीं। ऊर्जा यानी एनर्जी को कौन नापता है? इसको नापता है एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों के बाहर लगा होता है मीटर, वो एनर्जी मीटर। बचा पावर, पावर को कौन नापेगा? वाट मीटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध व प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? पावर फैक्टर होता है, इसको हम R/Z भी लिखते हैं, इसको हम cos फाई भी लिखते हैं। ठीक है। पावर फैक्टर जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो हमारा पावर फैक्टर दोस्तों यूनिट ही होता है। जब प्रेरक होता है तो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होता है। जब कैपेसिटर होता है तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ठीक है दोस्तों। जब ये इसीलिए हम कैपेसिटर चूज़ करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, इसका तो यूनिटी होता है, इसका लैगिंग होता है। अब दोनों को साथ में यूज़ कर लिया दोस्तों, तो ये तो इकाई रखने की कोशिश करेगा, पर इसका तो लैगिंग इफेक्ट है, वो लैगिंग ही ले जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा ही लैगिंग होगा, पर लैगिंग होगा। ठीक है ना। 5 ओम के 5 प्रतिरोधों का निम्नतम कितना मान प्रतिरोध बनाया जा सकता है? देखो दोस्तों, 5 ओम का प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 5 ओम का है। हम जानते हैं जब उसको सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? सबसे बड़े से भी, सबसे अधिक से भी अधिक होता है। और जब समांतर में जोड़ते हैं तो सबसे छोटे से भी छोटा होता है दोस्तों। तो हम किसको जोड़ेंगे? इसको समांतर में जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ेंगे तो 5 ओम का प्रतिरोध है, कितने हैं? 5 प्रतिरोध है, तो हमारा फॉर्मूला होता है R/N होता है समांतर में, श्रेणी में NR होता है। तो हम समांतर में जोड़ रहे हैं तो R/N, तो कितना गया? 1 ओम। तो आंसर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है हमारा, चालक का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध ताप में, अब देखो इस चीज़ को मैंने समझा रखा है दोस्तों पुरानी वीडियो में। जहाँ चालक आ गया, हमेशा ध्यान रखना, चालक PTC होते हैं। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC होते हैं। PTC का मतलब ये होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। और अगर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर आ जाए तो आपको NTC लिखना है, यानी पावर, ताप बढ़ाओगे टेम्परेचर, P क्यों, मेरे को T लिखना चाहिए, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ चालक दिया है, प्रतिरोध, ताप, प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, तो ताप भी क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा जब भी प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि चालक क्या होते हैं? PTC होते हैं दोस्तों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है दोस्तों? B फ्लक्स, इसका एक घनत्व। ठीक है। B/, है फ्लक्स का होता है वेबर, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। रेक्टिफायर बदलता है, हमको पता है रेक्टिफायर, हम थोड़ा बदलता हूँ। देखो एक चीज़ होती है कन्वर्टर। कन्वर्टर वो होते हैं जो AC को DC और DC को AC कर सकते हैं। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर केवल AC को DC में करता है। ठीक है। अगर इस AC टू DC की जगह ऑप्शन आता AC टू पल्सेटिंग DC तो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कहाँ होती है? आदर्श ट्रांसफार्मर बोल दिया है तो वैसे उसकी दक्षता क्या है? 100%। आदर्श मतलब क्या होता है? 100%, क्योंकि उसके अंदर कोई हानि नहीं, पर इन्होंने दिया है तो हम उस हिसाब से बता देंगे। तो हमको पता है ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो, उनके अंदर दक्षता क्या होती है? कॉपर लॉस बराबर क्या होना चाहिए? आयरन लॉस। तो ये कहा है ताम्र हानि लोहा हानि के बराबर, सी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में आभासी शक्ति 20 kVA है और वास्तविक शक्ति 16 kW है, मतलब किलोवाट है। तो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी? तो इसका देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुमको। एक इसका ट्रायंगल सर्किट होता है, यहाँ होता है KVA,
यहाँ होता है KW, यहाँ होता है KVAR। आप सबको पाइथागोरस का नियम तो याद होगा। पाइथागोरस के नियम के हिसाब से KVA का स्क्वायर बराबर KW का स्क्वायर प्लस KVAR का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमको क्या पूछा, प्रतिघाती शक्ति मतलब KVAR, इसको मैं उधर भेज दूंगा। KVA का स्क्वायर माइनस KW का स्क्वायर बराबर KVAR का स्क्वायर। KVA कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 400। 16 का क्या होता है, 16 इंटू 16 कर लेते हैं, चलो 6 छंग 36, हाथ से लगा 3, 16 6 कम 6 और 3 9, और इसका 16 हो जाएगा 6 9 से 5 256। ठीक है दोस्तों, 256। अब 400 में से 256 घटा लेना हम, 256 घटा लिया तो ये लगभग 144 आना चाहिए, यही आ रहा था। 10 में से 6 के 4 और 4, हाँ 10 1 4 144 आ रहा था। ठीक है ना, 144 ही आ रहा था, 144। अब इधर स्क्वायर था तो KVAR क्या हो जाएगा, √144। √144 का मान कितना हो जाएगा, 12। 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 मेगा ओम बताने की जरूरत ही नहीं है, 10 की घात 6